सूरज की पहली किरणें जब गांव के पुराने नीम के पेड़ की पत्तियों से झड़ने लगी, तब पूरा गांव एक नई सुबह की सांस ले रहा था। पंछियों की मधुर चहचहाहट, मिट्टी की सौंधी खुशबू और चूल्हों का धुआं सब मिलकर एक प्यारा दृश्य बना रहे थे। लेकिन इन्हीं सुकून भरी आवाजों के बीच गांव के किनारे बने एक छोटे से मिट्टी के घर में कुछ बेचैनी थी। वो घर था गोपाल का, जो पहले तो गांव के सबसे हंसमुख लोगों में गिना जाता था, मगर अब उसकी आंखों में सिर्फ थकान और चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। गोपाल, उठ जाओ। सूरज सिर पर चढ़ाया है। तुम रोज देर से निकलते हो तो मालिक डांटते हैं। हाँ हाँ, उठ रहा हूँ सुमित्रा। रात नींद नहीं आई, कुछ सोच रहा था। गोपाल की आवाज में थकावट ही नहीं बल्कि एक गहरी चिंता छुपी थी। पिछले कई महीनों से काम कम और खर्चा ज्यादा हो गया था। उसकी छोटी बेटी रानी की पढ़ाई का खर्च भी अब उसे भारी लगने लगा था। तुम हर रोज यही कहते हो, सोच रहा था। सोचने से कुछ नहीं होगा गोपाल, कुछ करना पड़ेगा। घर का खर्च कैसे चलेगा ये भी सोचो। कर तो रहा हूं सुमित्रा, पर अब काम ही कहाँ मिलता है। गांव में खेती सूख गई है और मालिक भी अब मजदूरी आधी दे रहे हैं। ऊपर से तुम्हारी दवाई और रानी की फीस। मैं जानती हूँ तुम्हारे ऊपर बहुत बोझ है, पर रानी की पढ़ाई बीच में मत रोकना। वो बहुत समझदार लड़की है। उसकी आंखों में मैं वो सपना देखती हूँ जो हमने कभी देखा ही नहीं। सुमित्रा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, दर्द के बीच उम्मीद की। शायद वो अपनी बेटी में वही उजाला देखती थी जो गरीबी ने उनसे छीन लिया था। अम्मा, देखो मैंने स्कूल के लिए बैग खुद साफ किया है। और देखो मैं निबंध भी लिख पाई। मेरा सपना। अरे वाह, दिखाओ तो जरा। मेरा सपना है कि मैं एक दिन अपने पापा को काम करते नहीं, आराम करते देखूं। सुन रहे हो गोपाल, ये तुम्हारी बेटी के सपने हैं। बेटा, बस तुम पढ़ाई में मन लगाओ, बाकी सब भगवान देख लेगा। गोपाल ने ऐसा कहा तो जरूर, पर उसके दिल में सवाल थे। क्या वाकई भगवान उसकी बेटी के सपनों की रखवाली करेगा, या फिर गरीबी और हालात उसके सपनों को भी निगल जाएंगे, जैसे उसके अपने सपनों को निगल लिया था। अरे अम्मा, स्कूल की घंटी बज गई, मैं चलती हूँ। रुको, खाना तो ले वो। नहीं अम्मा, आज मैं स्कूल की लाइब्रेरी में किताब लेने वाली हूँ। देर हो जाएगी, शाम को खा लूंगी। और रानी हवा की तरह दौड़ पड़ी, जैसे उसके पैरों में उम्मीद बंधी हो। गोपाल ने उसकी जाती हुई परछाई को देखा और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। लेकिन वो मुस्कान जल्दी ही चिंता में बदल गई, क्योंकि घर की छत टपक रही थी और जेब में पैसे नहीं थे। भगवान, बस मेरी बच्ची के सपनों को सच कर देना। बाकी मेरे हिस्से की मुश्किलें मैं झेल लूंगा। और इस तरह गोपाल की एक और सुबह शुरू हुई, उम्मीद और हकीकत के बीच झूलती हुई। वो नहीं जानता था कि आज का दिन उसके जीवन की दिशा बदलने वाला है। और इसी के साथ गोपाल गांव के बाजार की तरफ चल देता है, काम की तलाश में। गांव का बाजार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। कहीं औरतें मोल भाव कर रही थी, तो कहीं बच्चे गुब्बारे खरीदने की जिद कर रहे थे। पर गोपाल के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसकी आंखें हर दुकान, हर ठेले, हर व्यक्ति को एक ही सवाल से देख रही थी, कहीं काम मिल जाए तो। गोपाल, अरे ओ गोपाल। रघु, तू यहाँ? तू तो शहर चला गया था ना? अरे हाँ भाई, शहर गया था, पर अब वापस आ गया। शहर की चमक दमक देख ली, अब तो गांव की मिट्टी ही भा रही है। रघु गोपाल का बचपन का दोस्त, जो कभी उसके साथ खेतों में बैलों को हाँकता था, अब नई कपड़ों की दुकान खोल चुका था। उसके कपड़ों की चमक और गोपाल की फटी बनियान दोनों की जिंदगी का फर्क बयां कर रहे थे। तूने तो खूब तरक्की कर ली रे रघु। हम तो अब भी उसी धूल में पड़े हैं। अरे छोड़ना ये सब। जिंदगी में वक्त सबका बदलता है भाई, बस कोशिश चाहिए। वैसे तू यहाँ क्या करने आया है? कुछ काम की तलाश में आया था। घर की हालत ठीक नहीं है, बीवी की तबीयत भी ढीली रहती है और बेटी की पढ़ाई का खर्च। समझ गया। देख, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। मेरे शहर के जानकार एक ठेकेदार हैं, पुल बनाने का काम चल रहा है। अगर तू चाहे तो मैं तेरा नाम लिखवा दूँ। दिहाड़ी भी अच्छी मिलेगी और रहने का इंतजाम भी है। रघु के शब्द सुनकर गोपाल की आंखों में जैसे नई उम्मीद की किरण जाग उठी। शायद ये मौका उसकी जिंदगी बदल सकता था। शहर? लेकिन सुमित्रा और रानी को छोड़कर?
मैं तो कभी अपने गांव से बाहर नहीं गया। अरे डर मत, 2 महीने की ही तो बात है। थोड़ा मेहनत कर लेगा तो घर का कर्जा उतर जाएगा और फिर रानी की फीस की चिंता भी नहीं रहेगी। गोपाल के मन में जैसे दो आवाजें लड़ रही थी। एक आवाज कहती, जा, मौका है। दूसरी आवाज कहती, छोड़ मत, घर तेरा इंतजार कर रहा है। क्या मैं सही कर रहा हूँ? रानी को रोज स्कूल जाते देखता हूँ, उसके सपने मेरे दिल में बसते हैं, पर अगर मैं गया तो वो मुस्कान कैसे देखूंगा? भाई सोच मत ज्यादा, ये वक्त है उठ खड़ा होने का। तेरी किस्मत भी तेरे हाथों में ही है। गोपाल कुछ पल चुप रहा। फिर उसने आसमान की ओर देखा, शायद भगवान से जवाब मांग रहा था। फिर उसने ठंडे मन से सिर हिलाया। ठीक है रघु, मैं चलूंगा। शायद यही मेरा मौका है। वाह भाई वाह, यही तो बात है। कल सुबह स्टेशन पर मिलना, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। और यूं गोपाल ने एक फैसला लिया जो उसकी जिंदगी का रुख ही बदलने वाला था। उसकी आंखों में उम्मीद थी, पर दिल में डर भी। उसे नहीं पता था कि ये सफ़र सिर्फ कमाई का नहीं, कसौटी का सफ़र बनने वाला है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां ज़रूरत और मोह के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। गोपाल भी उसी रेखा पर खड़ा था, उम्मीद के साथ और अनजान डर के साथ। शाम ढल चुकी थी। सूरज की आखिरी किरणें मिट्टी के घर की दीवारों पर जैसे सोने की परत छोड़ गई थीं। गोपाल चुपचाप दरवाजे के पास बैठा था। उसकी आंखें रानी को देख रही थी, जो मिट्टी में स्कूल की कॉपी लिए कुछ लिख रही थी। और सुमित्रा चूल्हे के पास बैठी थी, आंखों में नमी छुपाते हुए रोटियां सेक रही थी। सच में जाना पड़ेगा क्या गोपाल? इतनी दूर अकेले? हाँ सुमित्रा, जाना तो पड़ेगा। रघु ने कहा है कि काम पक्का है, 2 महीने में लौट आऊंगा। थोड़ा पैसा जुड़ गया तो इस घर की छत ठीक करवा दूंगा। गोपाल के शब्दों में मजबूरी थी, पर भीतर एक डर भी। कभी कभी जिम्मेदारियां आदमी को उस रास्ते पर भेज देती हैं जहां उसका दिल तो पीछे रह जाता है, बस शरीर ही सफ़र करता है। पैसे की जरूरत तो है, लेकिन तुम्हारे बिना ये घर सूना लगने लगेगा। रानी हर बात तुमसे कहती है, स्कूल की, दोस्तों की, यहाँ तक कि अपने सपनों की भी। अब किससे कहेगी? पापा, आप कल सच में जा रहे हो? हाँ बेटा, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए। मैं जल्दी लौटूंगा, तब तक तुम पढ़ाई में मन लगाना, ठीक है? आप जब तक नहीं होंगे, मैं रोज आपकी कुर्सी पर बैठूंगी। आपके लौटने तक मैं अपना होमवर्क पूरा कर दूंगी। फिर आप मुझे शहर की किताबें लाकर दोगे ना? जरूर बेटा, जितनी किताबें चाहेगी उतनी ला कर दूंगा। बस तुम मुझसे वादा करो, कभी हार मत मानना। उस पल घर में चूल्हे की लौ जैसे धीमी हो गई थी, हवा भी थम गई थी और वक्त जैसे ठहर गया था। हर शब्द, हर नज़र एक विदाई का भार लिए हुए थी। तुम्हारे जाने के बाद मैं और रानी यहाँ संभाल लेंगे, पर तुम खुद का ध्यान रखना। शहर की भीड़ में कोई किसी को नहीं पूछता। अगर कुछ गलत लगे तो काम छोड़ देना, समझे? हाँ सुमित्रा, मैं वादा करता हूँ। मैं बस मेहनत करूँगा, किसी गलत चीज़ में नहीं पड़ूंगा। बस भगवान से यही दुआ है कि वक्त जल्दी कट जाए। कभी कभी सबसे लंबी दूरी किलोमीटरों की नहीं होती, बल्कि दिलों की होती है। गोपाल का मन बार बार मुड़कर अपनी बीवी और बेटी की आंखों में झांक रहा था, जैसे उन आंखों में ही उसे ताकत मिल रही हो। पापा, ट्रेन की आवाज आई। क्या वो वही ट्रेन है जिससे आप जाओगे? हाँ बेटा, वही ट्रेन। वो मुझे कुछ दूर ले जाएगी, पर तुम्हारे पास लौटकर ही आएगी। और तभी सुमित्रा ने धीरे से रोटियां एक कपड़े में बांधी, उन्हें गोपाल के बैग में रखा और बिना कुछ कहे उसके गले लग गई। उस लम्हे में शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ खामोशी बोल रही थी। रात उतर चुकी थी। गोपाल की आंखें नींद से नहीं, सोचों से भारी थीं। उसने आसमान की ओर देखा, तारे चमक रहे थे। शायद उनमें से कोई एक तारा उसकी बेटी की मुस्कान जैसा था। और उसी मुस्कान को दिल में लेकर उसने अगले दिन सफ़र पर निकलने की ठान ली। अगली सुबह जब ट्रेन ने सीटी बजाई तो गोपाल का गांव पीछे छूट चुका था। पहली बार उसने अपने गांव की मिट्टी को इतनी दूर से देखा था, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को आखिरी बार देख रहा हो। शहर की रेलगाड़ी उसे एक ऐसी दुनिया की ओर ले जा रही थी जहां रिश्तों से ज्यादा रफ्तार की कीमत होती है। अरे, ये शहर तो सच में बहुत बड़ा है।
इतने लोग सब अपने काम में भागे जा रहे हैं, कोई किसी की ओर देखता भी नहीं। अरे गोपाल, इधर आ भाई, देख ये रहा तेरा नया ठिकाना। रघु ने उसे भीड़ के बीच से खींचते हुए एक पुराने ट्रक के पास पहुंचाया। ट्रक पर सीमेंट की बोरियां और लोहे के सरिये लदे थे। वहीं एक आदमी खड़ा था, चौड़ी छाती, माथे पर पसीना और आंखों में कठोरता। ये है मिश्रा ठेकेदार, इनके पास ही तू काम करेगा। ईमानदारी से काम करना, सब ठीक रहेगा। नाम क्या है तेरा? जी, गोपाल। ठीक है गोपाल, यहाँ बात साफ है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक काम। एक दिन भी छुट्टी ली तो पैसे कटेंगे। रहने खाने का इंतजाम है, पर काम में ढिलाई दही चलेगी। जी बाबूजी, मेहनत से डर नहीं लगता। और यूं गोपाल की नई जिंदगी शुरू हुई, सीमेंट की धूल, पसीने की बूंदें और लोहे की आवाजों के बीच। वो दिन भर मेहनत करता, रात में गांव की यादों में खो जाता। हर रात उसके कानों में रानी की आवाज गूंजती, पापा अब जल्दी लौट आना। भाई, ये शहर तो बहुत सख्त है। यहाँ इंसान की कीमत उसके हाथों की ताकत से लगती है, दिल की नहीं। यहाँ दिल की बात करने वाले ज्यादा दिन नहीं टिकते भाई। यहाँ पेट बोलता है, और पेट को सिर्फ पैसा चाहिए। गोपाल को अब समझ आने लगा था, शहर की गलियों में इंसान नहीं सिर्फ ज़रूरतें चलती हैं, पर उसके दिल में अब भी गांव की मिट्टी की खुशबू जिंदा थी, वो खुशबू जो उसे इंसान बनाए रखे हुए थी। अरे ओ गोपाल, वो तीसरी लाइन का सरिया ठीक से बांध नहीं रहा है तू। ध्यान से काम कर, नहीं तो पैसे काट दूंगा। जी बाबूजी, अभी ठीक करता हूँ। गोपाल झुक गया, काम में भी और वक्त के आगे भी। दिन गुजरते गए और उसकी हड्डियों में थकान घर बना चुकी थी, पर उसकी दिल में एक ही बात थी, बस 2 महीने और फिर घर लौटूंगा। मेरा सपना है कि मैं अपने पापा को काम करते नहीं, आराम करते देखूं। रानी, तेरा सपना पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन किस्मत का खेल कौन जानता है। कभी कभी जब इंसान मंजिल के करीब होता है तो वक्त एक नया इम्तिहान रख देता है। अरे भागो, दीवार गिरने वाली है। सामान हटा लो, जल्दी करो। अरे रुको, ये रस्सी खोलो पहले, नहीं तो सरिया नीचे गिरेगा। जोरदार धमाका, दीवार गिरने की आवाज, लोगों की चिल्लाहट, और पल भर में सब बदल गया। धूल, चीखें और दौड़ते कदमों के बीच गोपाल जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके माथे पर खून था और आंखों में बस रानी की तस्वीर। रानी, मैं वादा निभाऊंगा, मैं लौटूंगा। गोपाल जख्मी था पर जिंदा था। शायद भगवान ने अभी उसकी कहानी अधूरी छोड़ी थी, लेकिन उस हादसे ने उसके अंदर कुछ बदल दिया था। अब वो सिर्फ कमाने नहीं, कुछ समझने आया था। जब गोपाल की आंखें खुली तो उसने खुद को एक छोटे अस्पताल में पाया। बाएं हाथ पर पट्टी बंधी थी, माथे पर चोट का निशान था। कुछ मजदूर उसके चारों ओर बैठे थे, उनके चेहरों पर थकान थी पर आंखों में चिंता भी। गोपाल भाई, शुक्र है तू बच गया, हम तो समझे अब नहीं बचेगा। बाकी सब ठीक तो है ना? ठीक क्या होंगे भाई, 3 लोग तो ऊपर चले गए, और ठेकेदार मिश्रा ने तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कहता है अपनी गलती थी मजदूरों की। क्या? हमने तो उसे पहले ही कहा था कि दीवार कमजोर है, फिर भी उसने काम रुकने नहीं दिया। गोपाल के भीतर आग जल उठी। अब वो सिर्फ अपने दर्द में नहीं बल्कि अपने साथियों के दर्द में जल रहा था। नहीं, अब चुप नहीं रहूंगा। हमारे खून से किसी का मुनाफा नहीं बन सकता। अब ये शहर हमारा हक जानेगा। पर गोपाल भाई, ठेकेदार से उलझना आसान नहीं है। कई लोग कोशिश कर चुके, किसी की सुनवाई नहीं होती। तो इस बार सुनवाई करवाएंगे। सच को दबाने वाले से ज्यादा ताकतवर वो होता है जो उसे बोलने की हिम्मत रखता है। अगले दिन गोपाल पट्टी बांधकर ही साइट पर पहुंचा। जहां कल चीखें थीं, आज फिर मजदूर काम कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मिश्रा ठेकेदार नई टीम के साथ खड़ा था, सिगरेट पीते हुए। मिश्रा बाबू, अरे तू फिर आ गया। जा आराम कर, नहीं तो अगली बार अस्पताल नहीं, सीधा कब्रिस्तान जाएगा। मुझे डर नहीं है, लेकिन अब सबको सच्चाई पता चलेगी। तेरी लापरवाही ने 3 जानें ली हैं और तू जिम्मेदार है। अपनी औकात में रहो गोपाल, मजदूर हो, ज्यादा जबान मत चलाओ। पर इस बार गोपाल झुका नहीं। उसने पहली बार भीड़ में आवाज उठाई, और वही आवाज बाकी मजदूरों के दिल तक पहुंच गई। भाइयों, कब तक डरते रहोगे? हम मेहनत करते हैं और ये लोग हमारे खून पर इमारतें खड़ी करते हैं। हमारे बिना कुछ नहीं बनता, तो फिर हम चुप तो रहें। सही कहा गोपाल भाई, अब बहुत हो गया, हमें भी इंसान समझो। हम भी साथ हैं। ठेकेदार का हिसाब चाहिए।
वो दिन एक चिंगारी बन गया जिसने शहर के हर मजदूर के दिल में आग जला दी। गोपाल की आवाज अब सबकी आवाज बन चुकी थी। आज सैकड़ों मजदूरों ने निर्माण स्थल पर धरना दिया है। उनका कहना है कि ठेकेदार की लापरवाही से मजदूरों की मौत हुई। गोपाल नाम का एक मजदूर इस आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। और यूं एक साधारण मजदूर शहर की आवाज बन गया, जिसने खुद पर हुए जुल्म को किसी और पर न दोहराने का प्रण लिया। अब मैं घर लौटूंगा पर सिर झुकाकर नहीं। इस बार मेरी रानी अपने बाप को हीरो कहेगी। कभी कभी इंसान को टूटना पड़ता है ताकि वो अपने भीतर की ताकत को पहचान सके। गोपाल टूटकर ही पूरा हुआ था। उसने अपने दर्द से हक की आवाज बना ली थी। कई हफ्तों की लड़ाई के बाद गोपाल का नाम अब अखबारों में छप चुका था। मिश्रा ठेकेदार को जांच के लिए बुलाया गया था और मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का आदेश जारी हुआ। लेकिन गोपाल के लिए ये जीत सिर्फ शुरुआत थी। बस अब घर लौटना है। रानी का चेहरा फिर से देखने का वक्त आ गया। देखते हैं अब भी गुस्सा करती है या नहीं। वो ट्रेन में बैठ गया। सामने बैठे लोगों से ज्यादा वो अपने ख्यालों में खोया था। हर धक्का, हर मोड़ पर उसे अपने गांव की मिट्टी की खुशबू महसूस होती जा रही थी। ट्रेन से उतरा तो उसके पैरों के नीचे वही पुरानी जमीन थी, जहां हर कदम उसके बचपन की यादों में धंसा था। गांव में उसके लौटने की खबर हवा की तरह फैल गई। अरे गोपाल लौट आया, देखो शहर वाला बन गया। अरे चच्चा, शहर वाला नहीं, वहीं पुराना गोपाल हूँ, बस अब थोड़ा समझदार हो गया हूँ। बेटा, हमने सुना तूने बड़े लोगों से लड़ाई की। बहुत हिम्मत वाला काम किया तूने। तेरे जैसे लोग ही बदलाव लाते हैं। मैंने सिर्फ सच कहा चाचा, बस फर्क इतना था, इस बार आवाज दबाई नहीं गई। जब वो अपने घर पहुंचा तो दरवाजे पर छोटी रानी दौड़ती हुई आई। चेहरे पर वही मासूम हंसी, आंखों में चमक। पापा, आप सच में आ गए? माँ देखो, पापा आ गए। हाँ बिटिया, तेरे पापा लौट आए। अब तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे बिना घर सूना था गोपाल, पर आज फिर से रोशनी आ गई। उस पल में शहर की सारी जीत, अखबारों की सुर्खियां और मजदूरों की भीड़ सब धुंधले पड़ गए। सामने बस उसका घर था, उसकी रानी थी। रानी, तू बड़ी हो गई है लगता है। अब पढ़ाई कैसी चल रही है? अब तो और अच्छा करूंगी पापा। आपने जैसा वादा किया था, मैं भी अपना सपना पूरा करूंगी। बिल्कुल, मेरी बेटी अब पढ़ेगी, और वो भी पूरे गांव की बेटियों के साथ। गोपाल की आंखों में अब एक नया सपना था, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए। शहर ने उसे सिखाया था कि आवाज सिर्फ हक के लिए नहीं उठती, कभी-कभी आशा जगाने के लिए भी उठती है। अब सोच रहा हूँ गांव में कुछ करना चाहिए। मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल, ताकि किसी को भी मेरे जैसा संघर्ष न झेलना पड़े। हाँ गोपाल, यही सही वक्त है। अब तुम सिर्फ अपना नहीं, पूरे गांव के बेटे बन गए हो। और यूं गोपाल की कहानी शहर की गलियों से निकलकर अब गांव की मिट्टी में नई जड़ें जमाने लगी। लेकिन वक्त को शायद अभी कुछ और दिखाना था, क्योंकि असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। गांव में अब गोपाल फिर से बस चुका था, पर इस बार उसके हाथों में फावड़ा नहीं, एक नई सोच थी। मजदूरों और गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का दीपक जलाने की। भाइयों, ये जो पुराना पंचायत का गोदाम है ना, इसे हम स्कूल बना लेंगे। थोड़ी मरम्मत करनी है, फिर बच्चे यहाँ पढ़ सकेंगे। लेकिन गोपाल भाई, ये जगह तो गांव के प्रधान की है। बिना उसकी इजाजत कुछ करना मुश्किल होगा। मुझे मालूम है, पर अगर काम सच्चा है तो मंजूरी मिल ही जाएगी। लेकिन गांव के कुछ अमीर और असरदार लोग जो गरीबों की मेहनत पर जीते थे, उन्हें गोपाल की ये कोशिश रास नहीं आई। गोपाल, हमने सुना है तू बिना पूछे पंचायत की जमीन पर काम शुरू कर दिया है। तू कब से यहाँ का फैसला लेने लगा? प्रधान जी, मेरा मकसद गलत नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मजदूरों के बच्चे भी पढ़ लिख सकें। वो भी इंसान हैं, हक उनके भी हैं। हक? गोपाल, तेरे जैसे लोग जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं तो मुसीबत पैदा करते हैं। गांव की व्यवस्था जैसे चल रही है वैसी ही चलने दे। व्यवस्था तब तक सही नहीं हो सकती जब तक हर बच्चा स्कूल ना जा सके, प्रधान जी। और अगर गरीब के बच्चे अंधेरे में रहेंगे तो गांव कभी रोशनी नहीं देखेगा। सभा में सन्नाटा छा गया। लोगों के दिल में कहीं ना कहीं गोपाल की बात उतर गई थी, पर प्रधान और उसके साथी, उन्हें डर था कि गोपाल की सोच
उनके दबदबे को तोड़ देगी। बहुत हुआ भाषण। तू ये काम बंद करेगा, वरना पंचायत तुझे सजा देगी। तो सजा दे दीजिए प्रधान जी। अगर बच्चों को पढ़ाना गुनाह है तो मैं हर बार ये गुनाह करूंगा। उस दिन गांव में पहली बार किसी ने सत्ता के सामने सच कहा था, और वो भी कोई नेता नहीं, एक मजदूर। गोपाल, तू क्यों सबके खिलाफ जा रहा है? प्रधान से टकराने का मतलब है दुश्मनी मोल लेना। मुझे डर नहीं लगता अब। जब इंसान अपने हक के लिए लड़ता है तो भगवान भी उसके साथ खड़ा होता है। रात भर गोपाल जागता रहा। एक दीपक जलता रहा, जो सिर्फ अंधेरा मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आग लगाने के लिए तैयार था। एक जागरूकता की आग। पर गोपाल को नहीं पता था, अगली सुबह उसके सपने पर पहला वार होगा, क्योंकि सत्ता हमेशा बदलाव से डरती है। सुबह जब सूरज निकला तो स्कूल की आधी दीवार राख बन चुकी थी। गोपाल का सपना धुएं में उड़ रहा था। जिस चीज को जलाया है वो दीवार नहीं थी, वो उम्मीद थी, बच्चों का भविष्य था। लेकिन राख से भी कभी कभी चिंगारी जन्म लेती है। गोपाल की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक वादा था। अब ये लड़ाई किसी स्कूल की नहीं, पूरा बदलाव लाने की होगी। जहां कल तक दीवारें थीं, आज वहां सिर्फ राख थी। जहां बच्चों की हंसी गूंजनी थी, वहां सन्नाटा पसरा था। लेकिन उस सन्नाटे में भी कुछ कदम चल रहे थे, कुछ आंखें जाग रही थीं, और कुछ दिल अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। पापा, अब हमारा स्कूल कभी नहीं बनेगा क्या? बनेगा बिटिया, अब पहले से भी बड़ा बनेगा। क्योंकि इस बार ये सिर्फ मेरा सपना नहीं है, ये पूरे गांव का सपना बन चुका है। गोपाल की आवाज में दर्द नहीं था, एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने ठान लिया हो कि अब हार नाम का शब्द उसकी जिंदगी में नहीं रहेगा। गोपाल भाई, हमसे गलती हो गई। हम चुप रहे, इसीलिए ये सब हुआ। अब चुप नहीं रहेंगे। अगर स्कूल बनाना है तो हम सब मिलकर बनाएंगे। पहली बार गांव ने सिर्फ देखा नहीं, जिम्मेदारी भी ली। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन हम सब मिलकर पूरी तकदीर बदल सकते हैं। पापा, ये मेरी तरफ से पहली एक। और उसी पल एक छोटी बच्ची ने राख पर पहली ईंट रख दी। वो ईंट किसी इमारत की नहीं थी, वो ईंट थी एक नई सोच की नींव। जहां आग ने दीवार गिराई थी, वहीं इंसानों ने हौसला खड़ा कर दिया। किसी ने पैसे दिए, किसी ने मेहनत, किसी ने सिर्फ दुआ, लेकिन सबने मिलकर भविष्य बनाया। कुछ महीनों बाद उसी जगह एक नया स्कूल खड़ा था, पक्का, मजबूत और पहले से कहीं ज्यादा सुंदर। पापा, घंटी बज गई। आज हमारी पहली क्लास है। हाँ बिटिया, आज सिर्फ स्कूल नहीं खुला है, आज सोच खुली है। गोपाल समझ गया था, इमारतें आग से जल सकती हैं, पर अगर सोच बदल जाए तो कोई आग भविष्य नहीं जला सकती। और इस तरह एक मजदूर ने साबित कर दिया, बदलाव भाषण से नहीं, हिम्मत से आता है। कभी-कभी सिस्टम को बदलने के लिए किसी नेता की नहीं, बस एक जागे हुए इंसान की जरूरत होती है।